Hello everybody. Today we'll discuss part 2 of nutrition in plants of class 7th. So in this part we'll discuss the other mode of nutrition in plant. In first part we have already discussed the autotrophic mode of nutrition, that is the photosynthesis. The details of photosynthesis we have already discussed, but in this part we'll discuss the following things: mode of nutrition in plants other than photosynthesis. So under this we'll discuss parasitic plants, insectivorous plants, saprotrophic plants, symbiotic plants, and then at the end we'll discuss about the replenishment of nutrients in soil. Okay, so let us start with the mode of nutrition in plant other than photosynthesis. We know that in green plants the method of food production or synthesis of food is called photosynthesis, and for this purpose what should be there? Chlorophyll should be there, and chlorophyll uses sunlight, carbon dioxide and water to produce the glucose, and which is then converted into starch. But there are certain plants which can obtain their food from other plants or animals, and such plants are called heterotrophic plants. Okay, so not only animals are heterotrophic, plants can also be heterotrophic. So here we'll discuss some heterotrophic mode of nutrition in plant. Okay, so now the first one is your parasitic plant. So these plants also obtain their nutrient from other plants. Okay, so that's why their mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. So what is parasitic plant? Parasitic plant is one that lives inside or outside the other organism and derive their food from them. Okay, तो ये जो parasitic plant होते हैं ये किसी दूसरे plant के अंदर रहते हैं या फिर उसी के किसी पार्ट के ऊपर रहते हैं और उसी से न्यूट्रिएंट लेते हैं. ठीक है, तो जो ये प्लांट ऐसा क्यों करते हैं? वाई दे आर पैरासाइट? बिकॉज दीज प्लांट्स डू नॉट हैव ग्रीन पिगमेंट्स, दैट इज क्लोरोफिल. उनका क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो दूसरे प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. सो ऐसे प्लांट को कहा जाता है पैरासाइट. लेकिन जिस प्लांट से वो अपना नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट को पाते हैं उस प्लांट को कहा जाता है होस्ट. तो ये हो गया आपका पैरासाइट एंड होस्ट का रिलेशनशिप. जो न्यूट्रिएंट लेता है उसको कहा जाता है पैरासाइट प्लांट, और जिस प्लांट से लेता है पैरासाइट उसको कहा जाता है होस्ट प्लांट. ओके, सो जैसे यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे. आपने सुना होगा अमरबेल या कुस्कुटा जो होता है, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है जो कि रेडीमेड प्लांट फूड होस्ट प्लांट में होता है, उसको अपना सकिंग रूट के थ्रू ले लेता है. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर सकिंग रूट होता क्या है, और अमरबेल का भी डायग्राम मैं आपको दिखा रही हूँ. आपको यहाँ पर आप देखिए, ये एक बहुत सारे ट्री है, लेकिन इस ट्री के ऊपर बहुत सारे थ्रेड लाइक येलो कलर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे. तो ये जो येलो कलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये है आपका अमरबेल या कुस्कुटा. इसका रूट नहीं होता जिसके थ्रू वो मिट्टी से अपना न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करे, और ये येलो कलर है, इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट नहीं होते जिसके वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता. तो ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं ये इस प्लांट का कुस्कुटा का स्टेम है. ये स्टेम में ना लीफ होता है ना रूट होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल टाइप का रूट होता है जिसको कहा जाता है सकिंग रूट. मतलब ये रूट होस्ट प्लांट, जो बड़ा बड़ा ग्रीन प्लांट आप देख रहे हैं वो है होस्ट प्लांट जिसके ऊपर ये पैरासाइटिक प्लांट ग्रो कर रहा है. ये सकिंग रूट के थ्रू उस प्लांट में पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर घुस जाता है, और ओनली रूट घुस जाता है, और रूट के थ्रू
उस प्लांट से, ग्रीन प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड को ऑब्टेन करता है, इसीलिए इसको पैरासाइटिक प्लांट कहा जाता है। ठीक है, तो ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाया गया है। कस्कुटा जो है आपका येलो कलर प्लांट्स है, these are yellow in color, they don't have the normal roots which can absorb the nutrients from the soil, and they don't have leaves also. उसके बाद हम पढ़ेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। ठीक है, तो ये इंसेक्ट ही क्यों लेते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्लांट है इसको पैरासाइटिक प्लांट क्यों नहीं कहा जाता? बिकॉज दीज प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, दे हैव नॉर्मल लीव्स, दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट ये जो प्लांट जिस सॉइल में ग्रो करते हैं उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है। लेकिन नाइट्रोजन तो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और इंसेक्ट को खाते हैं। ठीक है, तो इस प्लांट में दोनों तरह के न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। और क्योंकि नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, तो टू गेट द प्रोटीन और द नाइट्रोजन, कुछ क्वेश्चन में जैसे मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है कि टू ओवरकम द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप्स इंसेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, नाइट्रोजन का ऑप्शन नहीं होता, उसमें प्रोटीन का ऑप्शन होता है। क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जरूरी होती है प्रोटीन बनाने के लिए, इसीलिए आप ये याद रखिए, प्रोटीन एंड नाइट्रोजन दोनों का डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये जो प्लांट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये इंसेक्ट को ट्रैप कैसे करते हैं? उनका जो नॉर्मल लीफ होता है वो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन जो दूसरे लीव्स होते हैं they are very special type of leaves. So these have specialized leaves which is modified into pitcher, and the apex of the leaf form a lead. I will show you the diagram, and the lead can open and close. There is a mouth and it can be open and closed. Okay, and that is when any that is inside this pitcher, hair like structures are there, and whenever any insect comes in contact with this, then the lead gets closed. I'll show you the diagram. So here you can see this is a pitcher plant. You can see some of the leaves are normal, above leaves are that is towards the upper side, the leaves which are present are normal leaves which can carry out the photosynthesis, and other leaves are modified into pitcher. Okay, the structure is called pitcher. So the pitcher, you can see that the rest part of the leaf is normal, having the green pigment and can carry out photosynthesis. But this pitcher, which is brown in color, it has a opening that is called mouth, and there is a lead, there is a covering, and inside this pitcher some hair like structures are there. So when any insect comes in contact with the mouth of this pitcher, then they are trapped by the hairs present inside the pitcher, and then immediately the lid is closed. And inside this pitcher, some digesting enzymes are secreted, and that digesting enzymes digest the insect. Okay, so here the complete explanation is given. So here let me read out. These plants have specialized, from the third point I am reading, these have specialized leaves which is modified into pitcher. The apex of the leaf forms a lead that can open and close the mouth of the pitcher. There are hair inside the pitcher which are used to entangle the insect.
इंसेक्ट उसमें चिपक जाता है. When an insect comes in contact of the lead, it gets closed and traps the insect. The insect inside the pitcher is digested by digestive juice secreted by the pitcher to obtain nitrogen compound. ठीक है, मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी होता है उसको फुलफिल करने के लिए, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा है एमिनो एसिड. एमिनो एसिड से बनता है आपका प्रोटीन. तो प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी, अब किसी भी एक टर्म का आप यूज़ कर सकते हो, तो उसका डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करके उससे नाइट्रोजन लेते हैं. इसी तरह पीचर प्लांट की तरह देयर आर सम अदर एग्जांपल्स लाइक सनड्यू, वेनस फ्लाई ट्रैप एंड ब्लैडर वॉट. ठीक है, एंड सिंस दीज प्लांट्स कैन obtain their food by photosynthesis as well as by heterotrophic mode of nutrition, that is trapping the insects. That's why they are also called partial heterotrophs. They are not complete heterotrophs. Okay, so peacher plant you have already seen. I will show you some other plants. Now you can see the sundew plants. Okay, so see here one insect is trapped by this sundew plant. Okay, so the sticky secretions are there by which the insect is trapped, and after being trapped the insect is digested. Here you can see the Venus flytrap. Okay, so here you can see the two flap like structures, and whenever the insect sits on it, immediately it closes, and inside it the insect is digested. Then we'll discuss about saprotrophic plants. Saprotrophic plants, these are the mainly the plants which grow on dead and decaying matter, and you mainly know about the fungi. Okay, like mushrooms, bread mold. So they obtain the nutrients or the food from the dead organic matter. But how do they get their food, ready-made food? The fungi, or you can say the best example of fungi, that is mushroom. Often it is growing on the wood, and sometimes it is growing on the sand also. So there are different types of mushroom, and these mushroom get the mushroom has some like root like structures, and the root like structure secretes some digesting enzymes, and these digesting enzymes digest the food in the dead organic matter. Then that digested food is taken up by the plant or the fungi. Okay, so the fungi and the yeast are that is mainly the bread molds, mushroom. These are the some example of saprophytic organism. Okay, so here I can show you the diagram of bread mold. तो यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्रेड है जिसमें फंगस हो गया है, स्पॉइल्ड हो गया है ब्रेड. तो ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट प्लेस में हम रख दें 2-3 दिन तक, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रे कलर पैचेस हो जाते हैं. ये ग्रे कलर पैच को अगर हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो ये जो राइट साइड में मैंने डायग्राम दिखाया है उसी तरह का स्ट्रक्चर हमको देखते हैं. तो ये है आपका ब्रेड मोल्ड का डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बाद एक थ्रेड है, एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, उसके बाद नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर है. वो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उसको राइजोइड कहा जाता है. वो राइजोइड के थ्रू ब्रेड से वो न्यूट्रिएंट को, उसका जो फूड होता है उसको ऑब्जर्व करता है. तो ये हो गया आपका किस तरह से सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है. सो दे आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉप्स, बिकॉज उनका कोई ग्रीन पिगमेंट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो अपना फूड खुद नहीं बना सकते. सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स. सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है सैप्रोफाइटिक प्लांट्स का. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत तरह के मशरूम्स हमने दिखाया है आपको. तो कुछ मिट्टी के ऊपर, कुछ पेड़ के ऊपर. सो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के सैप्रोफाइट्स है. उसके बाद हम पढ़ेंगे अनदर मोड ऑफ दैट इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये है आपका सिम्बायोटिक प्लांट्स. तो कभी कभी क्या होता है, टू प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड एंड शेल्टर, and this association is called symbiosis, and such plants are called symbiotic plants.
इसका मतलब क्या है, दो प्लांट एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को फूड देता है और दूसरा शेल्टर देता है। तो इसी तरह एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ये जो एसोसिएशन है म्यूचुअली बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सिम्बायोसिस। ये रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस। और जिस प्लांट में ये रिलेशनशिप दिखाई देता है उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो ये जो रिलेशनशिप है ये आपका दिखाई देता है लाइकेंस में, राइजोबियम में। राइजोबियम आप जानते हैं, राइजोबियम इज ए बैक्टीरिया एंड इट ग्रोज इन दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट। और वो क्या करते हैं, राइजोबियम को फूड देता है आपका लेग्यूम प्लांट, और राइजोबियम नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से फिक्स करके प्लांट को देता है। तो इसी तरह ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो राइजोबियम अपना फूड नहीं बना सकता, ग्रीन प्लांट से उसको फूड मिलता है। बदले में राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर प्लांट को देता है। तो ये हो गया म्यूचुअल रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। उसी तरह आपका लाइकन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लाइकन में आप देखोगे कि लाइकन में आपका फंगाई एंड आल्गी दोनों एक साथ रहते हैं। तो फंगस का तो कोई क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता, तो इसीलिए फंगस अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकता। तो फंगस क्या करता है, फंगस को आल्गी फूड प्रोवाइड करता है, बिकॉज आल्गी कंटेन्स क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड खुद बना सकता है। तो वो रेडीमेड फूड वो फंगस को देता है। अभी फंगस बदले में अलगी को शेल्टर देता है, वाटर देता है, मिनरल्स देता है। ये सब एक दूसरे को इस तरह हेल्प करते रहते हैं। सो अभी अलगी को जो वाटर चाहिए, मिनरल चाहिए, ये सब प्रोवाइड कर रहा है फंगस। लेकिन फोटोसिंथेसिस के बाद जो फूड बनता है वो अलगी देता है फंगस को। तो यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम्स आपको दिखाऊंगी। देखिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है आपको अच्छी तरह यहाँ पर समझ में आ जाएगा। लाइकेन का मैंने दिया है। ये देखिए फंगस जो है जिसमें कि रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है, जैसे ब्रेड मोल्ड में मैंने आपको दिखाया था। तो फंगस में कोई ग्रीन पिगमेंट नहीं है, तो ये अपना फूड खुद नहीं बना सकता। तो लेकिन इसका जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है उससे वो वाटर ऑब्जर्व कर सकता है और मिनरल्स ऑब्जर्व कर सकता है, और ये जो है शेल्टर दे सकता है algae को। और algae देखिए दूसरे तरफ algae ग्रीन कलर है, उसमें ग्रीन पिगमेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। लेकिन ये कोई भी वाटर या मिनरल ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो इसीलिए दोनों मिलकर एक लाइकेन बनाए हैं, एक एसोसिएशन बनाए, एक रिलेशनशिप बनाए, जो कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लाइकेन बन गया है। आप देखिए इसका जो रूट जैसा स्ट्रक्चर के अंदर कैसे algae चिपक गया है। तो इस तरह ये लाइकेन बनता है और एक दूसरे को लाइकेन में फंगी एंड algae एक दूसरे को हेल्प करते रहते हैं। तो ये देखिए इसका एक एग्जांपल है लाइकेन। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइकेन्स आर देयर। आपने देखा होगा पेड़ के जो छाल ये होता है, बार्क होता है, बार्क के ऊपर कुछ पैचेस, वाइट पैचेस होते हैं, कभी कभी ग्रीन पैचेस होते हैं, ये सब आपके लाइकेन है। ठीक है। तो एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊं, आजकल हमको ये सब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि दिस लाइकेन्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। जहाँ एयर पोल्यूशन होता है वहाँ पर ये लाइकेन सब डिसअपियर हो जाते हैं। किसी जगह पर अगर पेड़ के जो वुड होते हैं, बार्क होते हैं, बार्क के ऊपर अगर लाइकेन है, इसका मतलब है कि वहाँ का एयर प्योर है, वहाँ का एयर में कोई पोल्यूशन नहीं है। ये दैट्स वाई द लाइकेन्स आर कॉल्ड एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। वो इंडिकेट करते हैं एयर पोल्यूट है या नहीं है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हम पढ़ेंगे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल। अब देखिए हम जब प्लांट एक फील्ड में जब प्लांट को बार बार ग्रो करते हैं, प्लांट क्या करता है, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व करता है सॉइल से। तो धीरे धीरे सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो उसके बाद अगर हम प्लांट को ग्रो करेंगे तो प्लांट का ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाता। और ख़ास करके प्लांट के लिए, क्रॉप के लिए
सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो जब हम बार बार क्रॉप ग्रो करते हैं तो सॉयल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, और दूसरा क्रॉप के लिए हमारे नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होता सॉयल में। तो लेकिन ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकता, तो सॉइल में फिर ये नाइट्रोजन का कंटेंट आएगा कैसे? ये रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन सॉइल कैन बी मेड बाय 3 वेज, 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम पढ़ चुके हैं कि आपका कि जैसे जानते हैं कि फर्टिलाइजर यूज़ करने से न्यूट्रिएंट ऐड होता है सॉइल में। दूसरा है मैन्यूर ऐड करने से सॉइल में हमारा जो काउ डंग और जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो खाद बनता है, उस खाद से हम खाद को अगर हम सॉइल में मिला दे तो उससे भी रिप्लेनिशमेंट होता है। और दूसरा सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत है हमारे नाइट्रोजन की, उसकी कमी हमारा कैसे पूरी होती है सॉइल में, वो हम डिस्कस करेंगे विस्तार रूप से। जैसे मैंने बताया आपको कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को प्लांट के द्वारा यूज़ करने वाला फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि प्लांट उसको यूज़ कर सके, क्योंकि प्लांट एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता। सो हियर द एग्जाम्पल ऑफ राइजोबियम इज देयर व्हिच लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम मतलब क्या है? आपका जितने सारे पल्सेस होते हैं, जैसे ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सब प्लांट के रूट में कुछ नोड्यूल्स होते हैं, गांठ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उस गांठ के अंदर ये बैक्टीरिया रहते हैं और ये एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करते हैं, मतलब प्लांट जिस फॉर्म में यूज़ कर पाएगा उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी तरह आपका नाइट्रोजन को अवेलेबल करते हैं प्लांट के लिए। सो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट मतलब जो सॉइल में ख़त्म हो गया था न्यूट्रिएंट उसको फिर से वापस लाना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। सो ये जो लेग्यूम प्लांट के साथ बैक्टीरिया का जो एसोसिएशन है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, और एंड दिस एसोसिएशन और this relationship between rhizobium and the legume plant is very very important। and अगर हम इस तरह अगर फिक्स हो जाता है नाइट्रोजन, तो हमको और नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ करने से सॉइल का क्वालिटी ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई आपका जो फार्मर्स होते हैं हमेशा सीरियल्स के बाद पल्सेस वाला क्रॉप जो है उसको ग्रो करते हैं, क्योंकि सीरियल को ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, वो नाइट्रोजन सॉइल से ले लेता है। उसके बाद हम पल्सेस करते हैं ताकि उसमें जो बैक्टीरिया ग्रो करता है वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्लांट को भी देता है और सॉइल में भी मिक्स करता है, ठीक है। सो इसी तरह सॉइल में फिर से वापस आ जाता है उसका न्यूट्रिएंट, एंड दिस इज कॉल्ड रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ डायग्राम, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। ये एक लेग्यूम प्लांट का रूट है, रूट में आप देख सकते हैं गांठ जैसा स्ट्रक्चर है, बीड लाइक स्ट्रक्चर है, उसको रूट नोड्यूल कहा जाता है, और उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और उस बैक्टीरिया आपके जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।